तो आ चुके हैं क्रिप्टॉन क्लासेस के साथ लेकर नया चैप्टर दैट इज पॉलिटिकल पार्टीज। हमने सिविक्स के पावर शेयरिंग और फेडरलिज्म कंप्लीट कर दिया था। अब बारी है पावर शेयरिंग और फेडरलिज्म के बाद पॉलिटिकल पार्टी स्टार्ट करने की। थोड़ा बड़ा चैप्टर जरूर है, बट हाँ हम ये बोल सकते हैं कि बोर्ड्स के अंदर 5 से 6 नंबर की जो वेटेज रखने वाला चैप्टर है वो यही चैप्टर बन सकता है। पहले तो पॉलिटिकल पार्टी का मतलब क्या होता है ये सब आप भी जानते हैं। बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, ये पार्टी वो पार्टी हमारे भारत देश के अंदर रहती है। डेमोक्रेसी की सबसे बेसिक बुनियादी चीज जो रहती है वो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल पार्टीज ही रहती है, क्योंकि बिना पॉलिटिकल पार्टीज के डेमोक्रेसी का एसेंस मिसिंग रहता है। तो हमें पढ़ना है ये पॉलिटिकल पार्टी होती क्या है। पॉलिटिकल पार्टी कुछ नहीं, एक ग्रुप ऑफ पीपल है जो गवर्नमेंट को इलेक्शंस लड़ती है और गवर्नमेंट में अपनी मेजॉरिटी पाना चाहती है। तो अगर देखें कि पार्टी का मीनिंग क्या होता है, अ पॉलिटिकल पार्टी इज अ ग्रुप ऑफ पीपल हु कम टुगेदर टू कंटेस्ट इलेक्शन एंड होल्ड पावर। ये आते हैं, इलेक्शन लड़ते हैं और पावर लेना चाहते हैं गवर्नमेंट के अंदर। They agree on some policies, programs for the society within a viewpoint to promote a collective good। यानी ये लोग एग्री करते हैं बहुत सारे ऐसी पॉलिसीज के ऊपर जिससे सोसाइटी का भला हो सके, कॉमन कलेक्टिव गोल आ सके। ये आपके सामने बहुत सारी पार्टीज है, भाजपा है, कांग्रेस है, ये बहुजन समाज पार्टी है, आम आदमी पार्टी है, अलग अलग तरह की बहुत सारी हमारे इंडिया के अंदर पार्टी है। अब सवाल उठता है कि पार्टीज की कंपोनेंट्स क्या होते हैं, यानी पार्टी के अंदर कौन मेन लोग होते हैं। पार्टीज के अंदर एक तो होते हैं लीडर्स जो लीड करते हैं, सबसे बड़े, जैसे एमएलएज, एमपीज, जैसे मोदी जी पार्टी को लीड करते हैं, अमित शाह पार्टी को लीड करते हैं, ये लीडर। एक्टिव मेंबर्स वो ऑर्गेनाइज पार्टिसिपेशन इन मेक अरेंजमेंट ऑफ द पार्टी। लोकल लीडर्स जैसे आपने देखा होगा इंदौर में, यहाँ भोपाल और यूपी बिहार के अंदर जब कोई पार्टी की मेन चीज करनी होती है, रैली वगैरह निकालनी होती है, तो बहुत सारे एक्टिव मेंबर्स होते हैं जिनको हम लोकल लीडर्स बोलते हैं। वो लोकल लीडर्स ये सपोर्ट करने का काम करते हैं। फिर फॉलोअर्स यानी हम लोग जो इन पार्टी को फॉलो करते हैं। तो एक है मेन लीडर्स बीजेपी के जैसे मोदी, अमित शाह, फिर है लोकल लीडर्स जो रैली ऑर्गेनाइज करते हैं, फिर है हम जैसे लोग जो फॉलोअर्स। अब अगर देखें कि पार्टीज हमारे लिए क्या क्या करती है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ 5 नंबर, फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, कि पॉलिटिकल पार्टी हमारे लिए क्या क्या करती है। तो बड़े अच्छे अच्छे फंक्शंस है सर। देखो पहला फंक्शन, दे कंटेस्ट इलेक्शंस, ये इलेक्शंस लड़ती है, इलेक्शंस कंटेस्ट करती है, सिंपल सा। दे पुट फॉरवर्ड डिफरेंट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स फॉर देयर सिटीजंस, ये अपने लोगों के लिए अलग अलग प्रोग्राम्स, अलग अलग पॉलिसीज सामने लेके आती हैं। दे प्ले अ डिसाइसिव रोल इन मेकिंग लॉज, ये लॉज बनाना, जैसे कोई इंसान को, एक कॉमन सिटीजन को लॉ बनाना है तो वो अपने पार्टी के मेन लीडर से बातचीत करेगा और बताएगा कि यार देखो हमें लॉ बनाना है, तो पार्टी वाला जो है वो लॉ बनाने के आगे प्रोसेसेस करेगा। दे फॉर्म एंड रन दी गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट को रन करते हैं, सिंपल। लूजिंग पार्टी को हम बोलते हैं अपोजिशन पार्टी। जैसे अभी अपोजिशन में कौन सी है सर, भाजपा नहीं है, कौन सी है, कांग्रेस। अभी रूलिंग पार्टी भाजपा है जो रूल कर रही है, अपोजिशन पार्टी आपकी कांग्रेस है। तो दे प्ले अ रोल ऑफ अपोजिशन ऑफ द पार्टी इन पावर, क्योंकि देखो लूजिंग पार्टी की बड़ी इंपॉर्टेंस है। अगर लूजिंग पार्टी नहीं रहेगी तो जो रूलिंग पार्टी है, जो रूल कर रही है, जो मेजॉरिटी पार्टी है, वो अपनी मनमानी करेगी। जब अपोजिशन पार्टी रहती है तो वो एटलीस्ट उनके ऊपर थोड़ा सा दबाव तो डाल सकती है। फिर पार्टी शेप पब्लिक ओपिनियन, ये पब्लिक ओपिनियन शेप करते हैं। दे फुलफिल द जेन्युइन डिमांड्स, लोगों की डिमांड्स को फुलफिल करती है पार्टीज। दे प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू एक्सेस गवर्नमेंट स्कीम्स एंड गवर्नमेंट मशीनरी एंड वेलफेयर स्कीम। जैसे एक इंसान को अगर कोई गवर्नमेंट की स्कीम लेनी है तो बेसिकली वो पार्टीज के पास जाएगा, पार्टीज उसे हेल्प करेगी कि हाँ देखो गवर्नमेंट की ये पर्टिकुलर स्कीम है, मनरेगा है, ये है वो है, इससे लोगों के अंदर भी एक सेटिस्फेक्शन आता है। दे शेप डेमोक्रेटिक सिस्टम, ये
रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। रिप्रेजेंटेटिव का मतलब आज हम डेमोक्रेसी में अपने प्रमुख लीडर्स को चूज करते हैं इलेक्शंस के थ्रू, तो हम पार्टीज को एक मेन फंक्शन मानते हैं, मेन जरिया मानते हैं हमारी नीड्स का। तो ये 8 पॉइंट्स है कि इलेक्शन करती है, फॉरवर्ड करती है पॉलिसीज को, लोगों को वेलफेयर स्कीम्स दिलवाती है, अपोजिशन पार्टी का रोल प्ले करती है, पब्लिक ओपिनियन शेप करती है, ये काफी सारे फंक्शंस होते हैं। अब अगर देखें हमारे विश्व दुनिया में कितने पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम होते हैं या पार्टी सिस्टम इन वर्ल्ड, सर 3 तरह के पार्टी सिस्टम होते हैं। पहला होता है वन पार्टी सिस्टम, नाम से ही समझ में आ रहा है, वन पार्टी यहाँ जहां पर कौन सी पार्टी रूल करेगी, सिंगल पार्टी। इसका सबसे बेहतरीन एग्जांपल है कोरोना से आया चाइना देश। चाइना देश जो है वो सिंगल पार्टी सिस्टम, यहां पर एक ही पार्टी चलती है जिसको बोलते हैं सीसीपी, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी। यही पार्टी सारे लॉज बनाती है, कोई दूसरी पार्टी है नहीं। यही पार्टी सारे जितनी भी पॉलिसीज है उसको फ्रेम करती है, सब ऑटोक्रेटिक है। ऑटोक्रेटिक यानी अपनी मनमानी करती है, तो इसको बोलते हैं सिंगल पार्टी सिस्टम। वन पार्टी रूल्स द कंट्री, ऑल द मेजर डिसीजन आर टेकन बाय दैट सिंगल पार्टी। एग्जांपल के तौर पर चाइना। टू पार्टी सिस्टम, अगेन नाम से समझ में आ रहा है, टू पार्टी वेयर ओनली कितनी पार्टी रूल करेगी यार, टू पार्टी रूल करेगी, 2 ही पार्टी। अब इसके बहुत सारे एग्जांपल है, जैसे है अमेरिका, यूके। अमेरिका के अंदर आप देखोगे 2 तरह की पार्टीज है, एक है डेमोक्रेटिक पार्टी और दूसरी है रिपब्लिकन पार्टी। तो वो 2 पार्टीज लड़ती है। अब यहां लोगों के पास चॉइस रहता है, चाइना में लोगों के पास चॉइस नहीं है, उनको एक ही पार्टी को वोट देना पड़ेगा। बट अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों के अंदर लोगों के पास चॉइस है कि या तो डेमोक्रेटिक पार्टी को वोट दे दो या रिपब्लिक पार्टी को वोट दे दो। तो देखो टू पार्टी सिस्टम में 2 मेजॉरिटी पार्टीज डोमिनेट द पॉलिटिकल लैंडस्केप। एट एनी वन पॉइंट ऑफ द पार्टी वन ऑफ द पार्टीज टिपिकली होल्ड्स द मेजॉरिटी, यानी कोई एक पार्टी है जो जीत जाएगी इन द लेजिस्लेशन एंड यूजुअली रिफर्ड टू एज द मेजॉरिटी और द गवर्निंग पार्टी। जो जीत जाएगी उसकी गवर्नमेंट बन जाएगी, व्हाइल द अदर कॉल्ड एज माइनॉरिटी और द अपोजिशन पार्टी, जो दूसरी रहेगी उसको अपोजिशन। एग्जांपल के लिए यूएस, जिम्बाब्वे, यूके, जमैका, माल्टा, ये तो 2-3 आपको याद होने चाहिए, यूएस यूके बड़े कॉमन से होते हैं। फिर आता है एक लास्ट पार्टी सिस्टम जिसको बोलते हैं मल्टी पार्टी सिस्टम, वेयर मोर देन 2 पार्टीज रन करती है। सिंगल पार्टी में देखा सिंगल पार्टी, 2 पार्टी में सिर्फ 2 पार्टी, फिर मल्टी पार्टी के अंदर 2 से ज्यादा पार्टी। और सर इसका सबसे बेहतरीन एग्जांपल है हमारा प्यारा भारत देश इंडिया। इंडिया के अंदर मल्टी पार्टी सिस्टम चलता है, यहाँ पर बहुत सारी पार्टीज है, बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी, ऑल इंडिया ट्राइबल कांग्रेस, काफी पार्टीज है, तो बहुत सारी वैरायटी है, लोगों को बहुत सारे चॉइसेस मिल जाते हैं। A multi-party system is the system in the political system in a multiple political parties across the political spectrum run the election and have the capacity to gain control over the government office separate or in coalition. Coalition हम डिस्कस कर चुके हैं सर, गठबंधन सरकार, कि अगर कोई पार्टी पूरी मेजॉरिटी नहीं ले पा रही है तो वो दूसरी पार्टीज के साथ टीम बनाएगी, अलायंस बनाएगी। एग्जाम्पल अर्जेंटीना, आर्मेनिया, ब्राजील, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, ईरान, इंडोनेशिया, यूक्रेन, बहुत सारे। आप तो मेन इंडिया, ईरान याद कर लो, काफी हो जाएगा। अब सर इन तीनों में से सबसे बेस्ट पार्टी सिस्टम कौन सा है? आप बोलोगे सर मल्टी पार्टी सिस्टम, लोगों को बहुत सारी चॉइस है, बट नहीं, कोई भी सिस्टम आइडियल नहीं है। ना वन पार्टी सिस्टम अच्छा है, ना मल्टी पार्टी सिस्टम अच्छा है, ना 2 पार्टी सिस्टम अच्छा है। हर देश ने जो पार्टी सिस्टम अडॉप्ट किया है वो उनकी कंडीशंस की वजह से अडॉप्ट किया। फॉर एग्जाम्पल चाइना के अंदर एक ही तरह के लोग रहते हैं, वो चिंग 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 बोलने वाले, वो चिली वाली आंखें वाले। वहां कोई इतना बड़ा धर्म नहीं है, कोई इतनी लैंग्वेज नहीं है, वो एक ही है, चारों बोलते रहते हैं। फिर उनके लिए एक पार्टी सिस्टम वर्क करता है क्योंकि एक ही पार्टी है जो एक ही तरह के लोगों को सपोर्ट करती है। इंडिया में सर देखो तो कितनी लैंग्वेज है, कितना धर्म है, कितना रिलीजन, कितना कास्ट, कितने डाइवर्सिफाइड रहते हैं। अब डाइवर्सिफाइड रहते हैं तो एक पार्टी के ऊपर मजबूरी की वो सब सारी स्टेट्स सारी चीजों को कंट्रोल नहीं कर पाएगी। इसलिए हमारे इंडिया में बहुत सारी पार्टीज है क्योंकि हमारा इंडिया का कल्चर डाइवर्सिफाइड है। तो इसलिए कहते हैं नो पार्टी सिस्टम इज आइडियल। हर पार्टी सिस्टम अपने किसी पर्टिकुलर देश ने अपने तरीके से अपनाया।
अब आगे अगर बढ़े हमारे इंडिया में, तो हमारे इंडिया में दो तरह की पार्टी है, नेशनल पार्टी और स्टेट पार्टी। नेशनल पार्टी और स्टेट पार्टी, देखो नाम से ही समझ में आ रहा है नेशनल। नेशनल का मतलब होता है जो पूरे देश में रन करती है, नेशन में रन करती है। सर नेशनल पार्टी के कुछ एग्जांपल है, बीजेपी, कांग्रेस, ये कुछ नेशनल पार्टी के बड़े बड़े एग्जांपल। सर हमारे इंडिया में 8 ही नेशनल पार्टीज हैं। कितनी है नेशनल पार्टीज? सर 8 नेशनल पार्टीज। सर आप गलत बोल रहे हो, बुक में 7 दी है। अतः बुक में 7 दी है क्योंकि आपकी बुक पुरानी है। 8वीं नेशनल पार्टी भी होती है तो वो अलग है, वो अपने को पढ़नी नहीं है, बट जनरल फैक्ट के अकॉर्डिंग 8 नेशनल पार्टीज है भारत देश के अंदर। अब सर क्या नेशनल पार्टी ऐसे ही बन जाती है? मतलब कोई तो क्राइटेरिया होगा कि नेशनल पार्टी बनने का। हाँ, नेशनल पार्टी बनने का एक क्राइटेरिया है। सर ये क्राइटेरिया कौन सेट करता है? ये क्राइटेरिया सेट करता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जो इलेक्शन करवाता है हमारे देश में कि किस पार्टी को नेशनल पार्टी बोले, किस पार्टी को स्टेट पार्टी बोले। तो देखो ये क्वालिफिकेशंस हमेशा 2 नंबर में आते हैं कि क्या क्या नेशनल पार्टी के रहेंगे। अच्छा पहले ये नेशनल यूनिटी की रहती है, ये आपको पता होना चाहिए। देखो कम से कम उस पार्टी के 6% वोट्स आने चाहिए टोटल वोट्स इन लोकसभा इलेक्शंस। कम से कम 6% वोट्स लोकसभा इलेक्शंस में उसके होने चाहिए। या और असेंबली इलेक्शंस 4 स्टेट्स में वो जीतनी चाहिए। असेंबली इलेक्शंस का मतलब होता है विधानसभा इलेक्शंस जो हर स्टेट करवाती है। लोकसभा इलेक्शंस पूरे देश में होते हैं, असेंबली इलेक्शन एक स्टेट में होते हैं। तो क्या क्या ऑप्शन होगा यार? या तो 6% जीत लो लोकसभा के अंदर, या किन्हीं 4 स्टेट्स के अंदर आप अपनी गवर्नमेंट बना दो। किन्हीं 4 स्टेट्स के अंदर आप अपनी गवर्नमेंट बना दो। और इसके साथ देखो हर चीज, विंस एटलीस्ट 4 सीट्स इन लोकसभा। सर लोकसभा में कितनी सीट्स हैं? 543। उनमें से कम 4 सीट्स उनको जीतनी पड़ेगी। ये मैंडेटरी है, ये एंड वाली कंडीशन है। ये जो है ना कि 6% वोट्स या तो लोकसभा इलेक्शंस में या असेंबली इलेक्शन 4 स्टेट्स में आपकी गवर्नमेंट, ये और है, या तो ऊपर वाला होना चाहिए या नीचे वाला होना चाहिए, बट कम से कम 4 सीट्स ये मैंडेटरी है। दिस इज अ मैंडेटरी कंडीशन। जब कोई पार्टी ऐसा कर लेती है तब उसको नेशनल पार्टी का दर्जा दे दिया जाता है, नेशनल पार्टी वो बन जाती है। अब हमारे इंडिया में काफी नेशनल पार्टीज है, जैसे मैं आपको बोल भी रहा था 8 नेशनल पार्टीज है। कहने की बात थी, आपकी बुक में 7 है। ये है कांग्रेस जिसको हम INC भी बोलते हैं, ये है BJP, ये है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट, ये है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, ये है आपकी कौन सी नेशनल कांग्रेस पीपल, नहीं सॉरी नेशनल कांग्रेस पार्टी, ये है बहुजन समाज पार्टी BSP, ये है ऑल इंडिया ट्राइबल कांग्रेस, ये है नेशनल पीपल्स पार्टी। यही 8वीं पार्टी है। टोटल में 8 नेशनल पार्टीज है इंडिया की। अब सर क्या ये 8 की 8 पार्टीज हमें पढ़ना जरूरी है? तो देखो बच्चा मैं आपको एक सिंपल सी चीज बताता हूं। हम पढ़ेंगे तो 7 नेशनल पार्टीज, क्योंकि 8वीं तो बुक में भी नहीं है, बट बोर्ड्स के अंदर इतना इनमें से नहीं आता है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है इतनी सारी डिटेल्स एक चैप्टर तो है नहीं। बट हाँ बीजेपी और कांग्रेस ये दोनों इंपॉर्टेंट पार्टीज है, तो हम इनको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, और बाकी इंफॉर्मेशन जो रहेगी वो थोड़ा ऊपरी लेयर से, ताकि MCQs और असर्शन रीजनिंग क्वेश्चंस, केस स्टडीज बन जाए। तो हम अपनी पहली पार्टी से स्टार्ट करते हैं, भारतीय जनता पार्टी BJP। बड़ी सिंपल बट बड़ी पावरफुल पार्टी आज के जमाने में। आज तो आपको पता है भारतीय जनता पार्टी के सबसे प्रमुख हैं मिस्टर मोदी, जिन्होंने 2014 और 2019 दोनों में इलेक्शंस जीते। 2014 में भी जीते, 2019 में भी जीते। बीजेपी की जो अलायंस का नाम है, टीम का नाम है, उसका नाम है NDA। ये मैंने आपको बताया था, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। आप लिखना चाहते हैं तो मैं लिख देता हूं, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। अब हम थोड़ा इनकी चर्चाएं करते हैं कि क्या क्या ये पार्टी है। पहला, ये बनी थी 1980 के अंदर। पहले इस पार्टी का नाम था भारतीय जनासंघ,
फिर इस पार्टी का नाम कर दिया भारतीय जनता पार्टी या बीजेपी। प्रेजेंटली लार्जेस्ट सिंगल पार्टी ऑफ द कंट्री, सबसे बड़ी पार्टी है। ये किस पे फोकस करती है? ये करती है इंडियाज एंशिएंट कल्चर और वैल्यूज, जो पुराने जमाने के कल्चर हुआ करते थे, पुराने जमाने की वैल्यूज हुआ करती थी, उस पे काफी फोकस रहता है। मेजर कॉन्सेप्चुअल एलिमेंट इज कल्चरल नेशनलिज्म, हिंदुत्व। ये तो आपको भी पता है, बीजेपी हिंदुत्व को बहुत फेवर करती है, क्योंकि उनका मानना है कि सनातन धर्म सबसे बड़ा धर्म है। Wants to build a strong and the modern India। मोदी जी और पूरी भाजपा की यही सोच है कि एक स्ट्रॉन्ग और मॉडर्न इंडिया। आपने अभी देखा था G20 समिट हुआ था, बाहर के लोग भारत में आए थे। हमारे मोदी जी फॉरेन रिलेशंस कितने अच्छे हो गए हैं इनके समय, इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ हुई है। ये चाहते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर ऑल सिटीजन, यूसीसी भी बोलते हैं इसको। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब होता है कि भारत के अंदर सारे लॉज एक जैसे कर जाएं, एक यूनिफिकेशन हो जाए। ये चाहते हैं टेरिटरियल एंड पॉलिटिकल इंटीग्रेशन ऑफ J&K, जम्मू एंड कश्मीर को साथ लेके आना। ऑल्दो ये हो चुका है क्योंकि इन्होंने आर्टिकल 370 हटा दिया है, तो ये तो हो चुका है 2019 के अंदर। बैन ऑन रिलीजियस कन्वर्जन्स, जो रिलीजियस कन्वर्जन्स होते हैं कि हिंदू मुसलमान में बदल रहा है, मुसलमान किसी और धर्म के अंदर बदल रहा है, उसको बंद करना चाहते हैं। करंटली इन पावर लीडिंग द NDA, कोई नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस एट द सेंटर। एक और चीज पता होनी चाहिए बच्चा लोग, 2019 में भाजपा को 543 सीट्स जो लोकसभा की है, उसमें से 303 सीट्स मिली थी। एक चीज आपसे पूछ सकता है, तो ये है कुछ बीजेपी के बारे में। फिर हम देखें, हमारी आ गई कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी जी की पार्टी कांग्रेस पार्टी, INC, इसको हम बोलते हैं INC। सर इनकी अलायंस यूपीए है, इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड प्रोग्रेशन अलायंस, INC यूनाइटेड प्रोग्रेशन अलायंस, जिनकी कांग्रेस की सबसे बड़ी टीम है, सबसे बड़ी अलायंस। अच्छा, कांग्रेस हमारे भारत देश की सबसे पुरानी पार्टी है, आपको भी पता है, इंडिपेंडेंस के टाइम से सबसे कामयाब पार्टी रह चुकी है। इंदिरा गांधी इंडिया की पहली फीमेल प्रधानमंत्री, उनका भी बड़ा रोल रहा है। तो देखें, ओल्डेस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, फाउंडेड इन 1885। पॉपुलैरिटी नोन एज कांग्रेस पार्टी, ये आपको ही पता है। प्रेजेंट प्रेसिडेंट इज सोनिया गांधी। पार्टी की सबसे बड़ी जो प्रेसिडेंट है, पार्टी की प्रेसिडेंट है ना, देश के नहीं, पार्टी की प्रेसिडेंट सोनिया गांधी है। अडॉप्टेड द थ्योरी ऑफ सेक्युलरिज्म, वेलफेयर ऑफ वीकर सेक्शन, माइनॉरिटीज। ये चाहते हैं कि इंडिया में वीकर सेक्शन, जो निचली कास्ट है, ट्राइबल्स हैं, SC ST वगैरह है, उनका और अपलिफ्टमेंट हो। ये न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स कौन से बात कर रहे हैं सर? 1991, जो मैंने आपको बताया था मनमोहन सिंह के समय वाले रिफॉर्म्स। इट वाज डोमिनेंट पॉलिटिकल पार्टी एंड रूल्ड ओवर 60 इयर्स, सोचो 60 साल तक करी है। इट गेव मोस्ट प्राइम मिनिस्टर्स टू द नेशन, सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री यहां से है। करंटली सपोर्ट नहीं है, लीडिंग कर रहे हैं अपनी अलायंस यूपीए, और अभी तो इनकी अलायंस का एक और नाम आ गया है इंडिया, यही इनकी एक और अलायंस है। ऐसे तो इसका फुल फॉर्म जानने की जरूरत नहीं है, बट एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए, अगर कैपिटल लेटर्स में इंडिया लिखा हो तो समझ जाना कांग्रेस की अलायंस है। तो ये दो सबसे इंपॉर्टेंट पार्टीज हैं, आपको अच्छे से पढ़नी है। फिर आती है बहुजन समाज पार्टी, सिंपल पार्टी। अच्छा, आपने शायद सुना हो, ये मायावती की पार्टी है, सुना होगा आपने, मायावती की पार्टी है। मैं आपको उनका एक बार फोटो दिखाता हूं कि कौन है सर मायावती, जरा हमें भी तो बताओ। ये अगर आपने देखा हो, शी इज मायावती, शी इज मायावती। अब तो खैर यूपी की, अच्छा पहले CM रह चुके हैं, तो अब तो खैर उतना पॉलिटिशियंस में उतना, मतलब इतना इनका वो नहीं है कि अच्छा खासा पॉलिटिक्स में अभी एक्टिव हो। फॉर्म इन 1984 में फॉर्म हुई अंडर द लीडरशिप ऑफ काशीराम। MCQ में पूछ सकता है किसकी लीडरशिप में करी है। प्रेजेंट प्रेसिडेंट इज मायावती, जो मैंने आपको बताया। ड्रॉज इंस्पिरेशन फ्रॉम साहू महाराज, महात्मा भाई फुले, पेरिया नायकर, भीमराव अंबेडकर, ये जो पुराने फिलोसोफर्स है, पुराने लोग हैं, उनसे ये इंस्पिरेशन लेती है। फाइटिंग द सोशल रिफॉर्म, सोशल ट्रांसफॉर्मेशन एंड इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट ऑफ बहुजन्स। बहुजन से कास्ट होती है, उनका चाहती है कि अपलिफ्टमेंट हो अच्छा खासा। द पार्टी रिप्रेजेंट SC ST OBC माइनॉरिटीज, ये छोटी छोटी पार्टीज का करती है। सपोर्ट द रिजर्वेशन पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट,
कहती है कि इनके लिए रिजर्वेशन आप करो। हैविंग स्ट्रॉन्ग बेस इन यूपी, मध्य प्रदेश, दिल्ली, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, पंजाब। हाँ, ज्यादातर यूपी के अंदर है, बाकी थोड़ा थोड़ा बाकी स्टेट्स के अंदर भी है। तो ये आपको मायावती का नाम याद रखना है, काशीराम का नाम याद रखना है। अच्छा, कभी कभार सिंबल हाथी है ना, तो हाथी से याद रख लेना। फिर आती है नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, ये अलग नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, ये इसका सिंबल है। ये 1999 में फॉर्म हुई थी, स्प्लिट हुई थी कांग्रेस पार्टी से ही। पहले कांग्रेस का ही थी बट अब स्प्लिट हो चुकी है। प्रेजेंट प्रेसिडेंट है शरद पवार, ये भी बड़े कॉमन नाम है, अभी अभी वापस जुड़े हैं कांग्रेस के साथ, पहले टूटे थे वापस जुड़ गए शरद पवार। इनकी आइडियोलॉजी है गांधीयन सेक्युलरिज्म। सेक्युलरिज्म बार बार वर्ड आता है, सेक्युलरिज्म का मतलब होता है कि इंडिया में ना तो कोई नेशनल लैंग्वेज है, ना कोई कास्ट है, ना कोई रिलीजन है। इक्वालिटी चाहते हैं, डेमोक्रेसी चाहते हैं, फेडरलिज्म पढ़ के आए हैं, सोशल जस्टिस चाहते हैं। ओनली इंडियन बॉर्न सिटीजन टू टेक ओवर हाई ऑफिसेस ऑफ द गवर्नमेंट। ये चाहते हैं कि जितने भी इंडिया में सबसे बड़े बड़े पद है तो वहां पर इंडियन ऑफिसर से आना चाहिए। कोएलिशन विद यूपी है, जैसे मैंने आपको बोला भी कि ये कांग्रेस के साथ अभी भी जुड़ी हुई है, पहले टूटी थी अब वापस जुड़ी हुई है। फिर इसके बाद बने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। सर चाइना पहुंच गए क्या? नहीं, ये अलग पार्टी है बच्चा। इसका सिंबल ये होता है, फाउंडेड इन 1925 बाय एम.एन. रॉय, बिलीव्स इन मार्क्सिज्म लेनिनिज्म। क्या होता है सर मार्क्सिज्म लेनिनिज्म? अगर याद हो क्लास 9th में कार्ल मार्क्स पढ़ा था और क्लास 9th में ही लेनिन भी पढ़ा था रशियन रिवॉल्यूशन के अंदर, याद नहीं होगा, बस मैं इतना बता देता हूं। ये वो फिलोसॉफी है जो कहती है कि वर्कर्स को सारे राइट्स मिलने चाहिए, वर्कर्स को वेजेस अच्छी मिलनी चाहिए, वर्किंग आवर्स सही होने चाहिए, वर्किंग कंडीशन अच्छी होनी चाहिए, यानी इन शॉर्ट वर्कर्स की सारी अच्छी चीजें होनी चाहिए। ये कार्ल मार्क्स और लेनिनिज्म बिलीव करते थे। सोशलिज्म, सेक्युलरिज्म, डेमोक्रेसी, ये इस पार्टी की मेन आइडियोलॉजी। ये बोलती है कि सक्सेशन और कम्युनलिज्म, कम्युनलिज्म का मतलब होता है फाइटिंग ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, धर्म के ऊपर जब लड़ाई जाती है तो ये चाहते हैं कि वो नहीं हो। और सक्सेशन ये बोलते हैं कि देश का बंटवारा नहीं होना चाहिए। हैविंग सपोर्ट अमंग पुअर, फार्मर्स, वर्कर्स, जैसे मैंने बोला भी, एग्रीकल्चर लेबर्स, ये जो अलग अलग लोग हैं। एट प्रेजेंट एंजॉय स्ट्रॉन्ग सपोर्ट इन केरला, बंगाल, त्रिपुरा। ईस्टर्न साइड पे आपको ये त्रिपुरा में दिखेगी, सदर्न साइड पर केरला पे आपको दिख जाएगी। तो ये पार्टी है। अच्छा, इसी पार्टी से एक और पार्टी टूटी थी जिसका नाम था कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट। पहले का नाम था कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, इसका नाम है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट, CPI and DashMac। फाउंडेड इन 1964, क्योंकि 1964 के अंदर ही स्प्लिटिंग हुई थी। यही सेम बिलीव्स इन मार्क्सिज्म, लेनिनिज्म, सोशलिज्म, सेक्युलरिज्म, डेमोक्रेसी। ये इंपीरियलिज्म को अपोज करती है। अगेन कम्युनलिज्म तो बता ही दिया, रिलीजन बेसिस पे लड़ाई करना। इंपीरियलिज्म का मतलब होता है कि ये नहीं चाहते कि कोई देश दूसरे देश पे इन्वेड करे, कब्जा करे या किसी दूसरे देश की टेरिटरी हथियार ले, ये वो नहीं चाहते हैं। ये बोलते हैं कि बाहर की गुड्स नहीं आने चाहिए, ये अच्छी चीज है क्योंकि डोमेस्टिक गुड्स जितने बढ़ेंगे उससे हमारा जो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर है उसको ज्यादा फायदा मिलेगा। सपोर्ट इन केरला, और अभी अभी इन्होंने बंगाल के अंदर सपोर्ट खोया है, त्रिपुरा के अंदर सपोर्ट खोया है। करंटली सपोर्टिंग यूपी है। आगे कांग्रेस के अलायंस है। फिर आगे देखें, दैट इज ऑल इंडिया ट्राइमूल कांग्रेस। ये तो बड़ी अच्छी पार्टी है, इसके बारे में मैं आपको एक चीज और बताता हूं। ये जो पार्टी है, इनकी जो लीडर है वो ये है, शायद आप जानते हो, ये है वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर मायावती। वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर मायावती, ये इस पार्टी के सबसे प्रमुख नेता बोली जाती है। देखो, फाउंडेड इन 1998, ये इनका सिंबल है। डेवलप द स्पिरिट ऑफ INC पार्टी, कांग्रेस के साथ बहुत लिंक्ड है। फाउंडर एंड चेयरपर्सन ममता बनर्जी, करंटली चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल। आइडियोलॉजी कम्युनिज्म को हटाना, बंगाल के अंदर नेशनलिज्म लेके आना, ये मां माती मानुष, ये इनका एक स्लोगन है। करंटली रूलिंग इन वेस्ट बंगाल एंड हैव सब्सिडीज बेस्ड इन मणिपुर, त्रिपुरा, केरला। इनका छोटा छोटा बेस वहां पर भी है। करंटली सपोर्ट यूपीए, यूपीए को ये ज्यादातर सपोर्ट करते हैं। तो आप देखो, बीजेपी के साथ उतनी पार्टीज नहीं है, एनडीए के साथ उतनी पार्टीज नहीं है जितनी यूपीआई के साथ है। तो ये वाली पार्टी हो जाती है। अब हमने सारी पार्टीज देख ली, कांग्रेस देख ली, बीजेपी देख ली, बहुजन समाज पार्टी देख ली,
कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट, ऑल इंडिया ट्राइमल कांग्रेस और नेशनल कांग्रेस पार्टी। अब आती है, ये तो सारी नेशनल पार्टीज देखी। अब स्टेट पॉलिटिकल पार्टीज, समझ में भी आ रहा है, नेशनल जैसे पूरे देश में रूल करती है, स्टेट पार्टी का मतलब है जो एक पर्टिकुलर स्टेट के अंदर रूल कर रही है। सर क्या इनका भी कोई क्राइटेरिया होता है? हाँ जी। कौन दिखाता है इनका क्राइटेरिया? अगेन हमारी एक ही तो है, ECI। तो सर पहले देखते हैं ये कहां और इनका क्या क्राइटेरिया रहता है। देखो ये कहते हैं कम से कम 6% ऑफ द सीट्स इलेक्शंस में जीतना पड़ेगा, असेंबली इलेक्शंस, क्योंकि स्टेट है तो स्टेट के असेंबली इलेक्शंस होते हैं, विधानसभा इलेक्शंस होते हैं, वहां पर कम से कम 6% सीट जीतनी पड़ेगी। ये जो मैंने आपको बोला असेंबली इलेक्शंस, कम से कम आपको 2 सीट्स भी जीतनी पड़ेगी और ये दोनों मैंडेटरी है। जैसे नेशनल पार्टी में तो फिर भी और वाली कंडीशन थी ना कि यहां तो 6% वोट्स लोकसभा इलेक्शंस में और 4 स्टेट्स में आप जीत जाओ, यहां पर वो नहीं है, यहां पर आपको 6% वोट्स असेंबली इलेक्शन में और 2 सीट्स कम से कम जीतनी पड़ेगी। कॉमनली रिफर्ड टू एज रीजनल पार्टी, इनको रीजनल पार्टी भी बोला जाता है क्योंकि एक पर्टिकुलर रीजन के अंदर वर्क करती है और ये फेडरलिज्म और डेमोक्रेसी को सबसे ज्यादा स्ट्रेंथन करती है। क्योंकि आपको भी मैंने बताया था जब हमने फेडरलिज्म पढ़ा था कि बड़ी बड़ी पार्टीज को ऐसी छोटी छोटी स्टेट पार्टीज के साथ टीम बनानी पड़ती है ताकि वो पावर में रह पाए। अब सर स्टेट पार्टी तो हमें सब पढ़नी नहीं है क्योंकि स्टेट पार्टी बहुत सारी है, तो हम लास्ट टॉपिक पे आते हैं, दैट इज चैलेंजेस टू पॉलिटिकल पार्टीज, कि पॉलिटिकल पार्टीज को क्या क्या अभी चैलेंजेस मिल रहे हैं और अच्छे अच्छे और बहुत आसान है। पहला है लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी। सर इसका क्या मतलब हुआ, लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी? इसका बड़ा सिंपल सा मतलब हुआ, पार्टी बोलती तो है कि हम डेमोक्रेसी फॉलो कर रहे हैं, बट पार्टी के अंदर ही डेमोक्रेसी नहीं, यानी पार्टी के अंदर जो सबसे टॉप पोजीशन होती है, जैसे प्रेसिडेंट की पोस्ट होती है, यहाँ जो बड़ी बड़ी पोस्ट होती है, वो पोस्ट पे बिना इलेक्शंस करवाए डायरेक्ट रूल कर देते हैं कि ये बड़ा नेता है, इसको रूल कर दो। तो पार्टी कहती तो है कि हम देश में डेमोक्रेसी लाएंगे, बट सोचो खुद के इंटरनल डेमोक्रेसी नहीं है तो देश का तो सवाल ही नहीं बैठता। तो इसमें एक चीज लिख सकते हैं, पार्टी इंटरनली lacks democracy as top positions in the party are always ruled by big leaders। तो हम ये इसमें लिख सकते हैं, ठीक है। फिर देखिए सर डायनेस्टिक सक्सेशन, बड़ा कॉमन है। डायनेस्टिक सक्सेशन का मतलब क्या होता है सर? डायनेस्टिक सक्सेशन का मतलब होता है जब एक ही पार्टी के नेता बार बार पावर में आते जा रहे हैं, यानी नेपोटिज्म, जो एक बड़ा कॉमन वर्ड है। जैसे फॉर एग्जांपल कांग्रेस पार्टी में इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, सोचो कितना डायनेस्टिक सक्सेशन चल रहा है कि एक ही पार्टी के ऊपर बार बार पुराने नेता ही आए जा रहे हैं, बार बार वही नेता बनते जाते हैं। तो यार इससे जो पार्टी के अदर लीडर्स है उनको अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल पाती है। तो हम इस पॉइंट को बोलते हैं डायनेस्टिक सक्सेशन, जहां पार्टी के रिलेटिव्स ही बार बार रूल करते जाते हैं। थर्ड पॉइंट देखें, ग्रोइंग रोल ऑफ मनी एंड मसल पावर। यार पैसा देके, ताकत से पार्टीज क्या करती है, दूसरे नेता को डाउन कर देती है। बहुत सारे पैसा लगाने से वोटर्स भी इनके पास आते हैं। तुम ये बोल सकते हैं पार्टी यूजेस डर्टी ट्रिक्स, बहुत सारे डर्टी ट्रिक्स यूज करते हैं टू विन द इलेक्शंस को जीतने के लिए मनी, मसल पावर जैसे बेकार चीजें यूज करते हैं। इससे भी पॉलिटिकल डेमोक्रेसी के अंदर दिक्कतें आती हैं। 14 पॉइंट है लैक ऑफ मीनिंगफुल चॉइस। सर ये क्या होता है? देख, एक पार्टी अगर ये कह रही है कि आप अगर हमको वोट दोगे तो हम आपको 5 लाख रुपए देंगे, 5 लाख रुपए देंगे, दूसरी पार्टी भी यही कह रही है हम आपको 5 लाख रुपए देंगे, तो इसमें पता है एक वोटर कंफ्यूज हो जाता है कि मैं जाऊं तो जाऊंगा, मैं इस पार्टी के पास जाऊं या इस पार्टी के पास जाऊं। जैसे अभी
इंदौर के अंदर और एमपी के अंदर भाजपा ने जैसे लाडली बहन योजना चालू करी तो कांग्रेस ने भी अपनी योजना चालू कर दी। दोनों का मोटिव अगेन से। और कभी कभार तो ऐसा भी होता है, पार्टी कहती है कि यार हम 10 लाख का फार्मर का लोन कैंसिल कर देंगे, तो कहने में बड़ा अच्छा लगता है 10 लाख का लोन माफ हो जाएगा, बट व्हेन इट कम्स टू द रियलिटी तब ऐसा कुछ होता नहीं है। तो ये लैक ऑफ मीनिंगफुल चॉइस बता रहा है। तो 4 चैलेंजेस है, बड़े इंपॉर्टेंट चैलेंजेस है। सर अब चैलेंजेस है तो क्या इनकी सॉल्यूशंस भी हैं? हाँ, तो देखो इनकी सॉल्यूशंस बड़े अच्छे अच्छे हैं। ये सॉल्यूशंस किसने लिखा है? ECI ने। और इसका क्वेश्चन ये आता है, हाउ कैन बी द पार्टी रिफॉर्म? रिफॉर्म यानी किस तरीके से इन्हें अच्छा किया जा सकता है। पहली है थ्रू द एंटी डिफेक्शन लॉ ऑफ 1985। सर क्या होता है एंटी डिफेक्शन लॉ? बड़ा कॉमन सा लॉ है। मान लो किसी पार्टी का नेता किसी दूसरी पार्टी में चले गया, पैसों की वजह से या किसी भी पावर की वजह से। अब होगा क्या, इलेक्शन कमीशन ने अगर उसको देखा कि ये नेता तो वो पार्टी ज्वाइन कर रहा है, तो पता है उस नेता की जो सीट है, चाहे वो एमएलए हो या एमपी हो, कोई भी लीडिंग पोजीशन पे हो, वो सीट उससे ले ली जाएगी। इससे ज्यादा फायदा ये पड़ता है कि दूसरी पार्टी में पैसे से कोई नेता नहीं खरीदा जा सकता। तो ये बड़ा अच्छा सा लॉ है, जिसमें हम ये बोल सकते हैं कि इफ एनी लीडर जॉइंस अदर पार्टी फॉर मनी और पावर, देन he or she will be dismissed from his or her seat। सीडी ले लोगे भाई। फिर दूसरा, by reducing the influence of money and muscle power, गवर्नमेंट धीरे धीरे ट्राई कर रही है कि पैसे के ऊपर एक रेगुलेशन लगाया जाए, और पैसे के साथ साथ ये एक और चीज करते हैं कि ITR करवाते हैं। ITR का मतलब होता है इनकम टैक्स रिटर्न। देखो अगला पॉइंट है फाइलिंग इनकम टैक्स रिटर्न। इससे क्या होता है, पता चलता है कि पार्टी कहां खर्चा कर रही है, पार्टी के पास पैसा कहां से आ रहा है, पार्टी कहां कहां खर्चा कर पा रही है। तो ITR हमें ये बता पाता है कि पार्टी की रेवेन्यू कितनी है, एक्सपेंसेस कितने हैं। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। बाय होल्डिंग ऑर्गेनाइजेशनल इलेक्शन, यानी ECI मैंडेटरी कर रही है कि पार्टी के इंटरनल इलेक्शंस भी होने चाहिए। हमने चैलेंज पढ़ा था ना, लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी, उसी का ये रिफॉर्मेशन है कि पार्टी के अंदर इलेक्शंस करवाएं। ECI इसको मैंडेटरी कर रही है। डिक्लेरेशन ऑफ प्रॉपर्टी एवरी ईयर, यानी एक वो डॉक्यूमेंट साइन होता है जिसको बोलते हैं एफिडेविट। ये एफिडेविट वो डॉक्यूमेंट होता है जिसके अंदर एक कैंडिडेट को अपनी प्रॉपर्टी डिटेल, असेट डिटेल, लायबिलिटी डिटेल सब देनी पड़ती है। इससे पता चलता है कि एक कैंडिडेट के पास कितना पैसा है, कितनी सारी चीजें हैं। एजुकेशनल एंड पॉलिटिकल अवेयरनेस, लोगों को अवेयर किया जा रहा है, पॉलिटिशियंस को अवेयर किया जा रहा है कि किस तरीके से हमें ये नीड के ऊपर वर्क करना है, इस तरीके से हमें ये सारी चीजों के ऊपर वर्क करना है। तो ये कुछ चैलेंजेस को रिफॉर्म करने के मेजर्स बताए गए। दोनों ही क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है। तो इस चैप्टर के अंदर हमने देखा पार्टी का मीनिंग, फंक्शंस ऑफ पार्टी, वन पार्टी, टू पार्टी, मल्टी पार्टी, अलग अलग नेशनल पार्टीज, फिर उनका क्राइटेरिया, फिर स्टेट पार्टी, और फिर चैलेंजेस और रिफॉर्मेशन। तो आई होप आपको ये चैप्टर पसंद आया होगा। अब मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट चैप्टर के अंदर। इस चैप्टर के डिटेल नोट्स आपको गूगल ड्राइव के लिंक जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहां मिल जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। राधे राधे।